टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लंग कैंसर। जैसे कि हम जानते हैं कि फेफड़ों का कैंसर बहुत ही कॉमन है। हर साल 18 लाख लोग वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फेफड़े के कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो फेफड़े के कैंसर के बारे में आज हम थोड़ी विस्तृत विस्तृत से जानकारी लेंगे। So basically, lung cancer is caused principally due to cigarette smoking. Then there are many other factors like radon gas, pollutants है, pesticides है, chemical industries है, जिसके वजह से लंग कैंसर होता है। ये कोई एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो बेसिकली जितना स्मोकिंग करोगे, जितने साल स्मोकिंग करोगे, उससे ज्यादा चांस बढ़ते हैं लंग कैंसर होने के। लंग कैंसर काफी ज्यादा कॉमन है और अभी लास्ट 20 सालों में लंग कैंसर की संख्या ऑलमोस्ट डबल हो गई है, बिकॉज अभी स्मोकिंग सब लोग करते हैं। चाइना में तो काफी ज्यादा हो गया है स्मोकिंग का प्रमाण, महिलाओं में भी। तो लंग कैंसर भी महिलाओं में भी ज्यादा होने लगा है और वो एक लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ है। और प्रिवेंटेबल कॉज भी है, यदि हम स्मोकिंग छोड़ दें तो मतलब लंग कैंसर होने से बच सकते हैं। तो लंग कैंसर के बारे में जाइए जानिए और क्या क्या सिम्टम रहते हैं। बेसिकली डिपेंड करता है कि गांठ किधर है। तो अगर गांठ फेफड़े के नजदीक, फेफड़े में जो श्वास नली के नजदीक रहती है, तो हमें खांसी आती है, ब्लीडिंग होता है, वॉइस चेंज हो सकता है, निगलने में तकलीफ होती है। और अगर फेफड़े के पेरीफेरी में रहता है गांठ, तो हमें चेस्ट पेन होता है, कभी कभी पानी जम सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी आती है। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर इज द लीजन, वेयर इज द लीजन, सिम्टम्स आर देयर। और कितनी बार पेशेंट स्टेज 4 में ही आते हैं, कितनी बार किसी को फिट आ जाती है, किसी के किसी का सोडियम कम हो जाता है, किसी को बोन पेन होते हैं। मतलब जहां जहां बीमारी फैलती है उसके लक्षण आते हैं। और कितनी बार लिवर में फैल जाता है। मतलब जहां जहां सिम्टम फैल बीमारी फैलते हैं, उस हिसाब से सिम्टम आते हैं। तो लंग कैंसर मुख्य तरीके से दो प्रकार के रहते हैं। एक तो रहता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, वो तकरीबन 80 to 85% रहता है। और स्मॉल सेल लंग कैंसर विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 10 to 15%। स्मॉल सेल लंग कैंसर इज मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू स्मोकिंग। हालांकि उसका प्रमाण अभी थोड़ा कम हुआ है एज कम्पेयर टू नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। पहले नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर 25% लंग कैंसरों के केसेस में पाया जाता था। स्मॉल सेल लंग कैंसर की खासियत यह है कि वो एक तो जल्दी डायग्नोज नहीं होता, और डायग्नोज होता है तब एडवांस स्टेज पे रहता है। और बेसिकली वो यूजुअली मेटास्टेटिक स्टेज, स्टेज 4 में रहता है, मतलब लिवर, लंग, बोन, ये सब में। यूजुअली अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो गया, जिसको बोलते हैं हम लिमिटेड स्टेज स्मॉल सेल लंग कैंसर, तो वो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से ठीक हो सकता है। अगर एक्सटेंसिव स्टेज लंग कैंसर डायग्नोज होता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। हालांकि अभी इम्यूनोथेरेपी आने के बाद, इम्यूनोथेरेपी यूजुअली फर्स्ट लाइन में यूज कर सकते हैं हम लोग, और उससे लाइफ बढ़ा सकते हैं। और स्मॉल सेल लंग कैंसर में हमें रेडियोथेरेपी का भी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर लिमिटेड स्टेज है तो हमें जहां भी फेफड़े में गांठ है, फेफड़े की जिस साइड पे है, प्लस सुप्राक्लेविकुलर नोड है, प्लस इप्सिलैटरल हाइलर नोड्स है, उधर रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है कीमो के साथ। और उसके बाद कीमो देना पड़ता है 4 से 5 साइकिल, और उसके बाद ब्रेन को भी रेडियोथेरेपी देना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकार का जो कैंसर है स्मॉल सेल लंग कैंसर, इसकी काफी ज्यादा टेंडेंसी रहती है ब्रेन और स्प्रेड होने की। ये काफी एग्रेसिव वेरिएंट रहता है। और जो एक्सटेंसिव स्टेज रहता है उसमें बेसिकली कीमोथेरेपी ड्रग्स जैसे कि सिस्प्लैटिन, इटोपोसाइड, और इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स जैसे कि निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, दुर्वालुमैब या एटेजोलिजुमैब, ये चारों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन में कीमो के साथ यूज कर सकते हैं। इससे लाइफ काफी एक्सटेंड होती है। और ये कीमोथेरेपी के 4 से 6 सेशन होने के बाद इम्यूनोथेरेपी हम लंबे टाइम तक कंटिन्यू रख सकते हैं, और इससे लाइफ स्पैन बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है, मेटास्टेटिक कॉम्प्लिकेशन भी थोड़े कम होते हैं। तो बेसिकली, और दूसरे नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, सो बेसिकली लंग कैंसर की ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज क्या क्या है। अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, जहां ऑपरेबल है, तो सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अब सर्जरी भी डिपेंड करता है कि गांठ कहाँ है। अगर वो पेरीफेरी में है तो हम लोग उसको बोलते हैं वेज रिसेक्शन कर सकते हैं, सेगमेंटेक्टोमी कर सकते हैं। अगर लंग के एक लोब में है तो हम लोग एक लोबेक्टोमी कर सकते हैं, मतलब लंग का एक लोब, फेफड़े का एक
हिस्सा निकाल देते हैं। अगर दो लोब में है तो उसको बोलते हैं बाइलोबेक्टोमी, तो वो दोनों लोब निकाल देते हैं। और अगर काफी डिसेमिनेटेड है एक ही लंग में या ज्यादा है, लोकली एडवांस है, तो मतलब पूरा लंग भी निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं एन ब्लॉक डिसेक्शन। तो ये सर्जरी हो गई। दूसरा है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी दी जाती है दो इंटेंट से। एक तो क्योरेटिव इंटेंट से, जब पेशेंट समझो स्टेज 1 लंग कैंसर है लेकिन पेशेंट 75-80 का है, सर्जरी हाई रिस्क है, तो हम ये ऐसे कैंसर को हम कीमोथेरेपी विद इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी विद रेडियोथेरेपी, दोनों के साथ, रेडिएशन के साथ कीमो या इम्यूनोथेरेपी से उसको क्योर कर सकते हैं, जो जिनकी कंडीशन फिट नहीं है सर्जरी के लिए। और दूसरी चीजें अभी देन विल डिस्कस अबाउट नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। सो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में बहुत सारे सब टाइप्स है। मोस्ट कॉमन सब टाइप इज एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग। ये कम से कम 35 से 40% रहता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये कम से कम 25% रहता है। और लार्ज सेल एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% पेशेंट में रहता है। तो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग अगर लोकल अर्ली स्टेज में डायग्नोज हुआ तो हम उसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं और उसके बाद कीमोथेरेपी देते हैं। अगर ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है तो हम कीमो रेडियोथेरेपी देते हैं। अगर स्टेज 3 ए स्टेज 3 बी रहता है तो हम कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद इम्यूनोथेरेपी से उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसे क्योर भी कर सकते हैं। और अगर स्टेज 4 में है, मतलब कहीं फैल चुका है ब्रेन, लिवर, लंग, तो वहां फिर कीमो विथ इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं या सिंगल एजेंट इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं। सो पहले तो ट्रीटमेंट सिर्फ कीमोथेरेपी थी, लेकिन अभी लास्ट 5-10 साल में काफी सारी नई ट्रीटमेंट आई है जिसको हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। तो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग में हम काफी सारे टेस्ट करते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये एक सिंगल टेस्ट है जो पेशेंट की बायोप्सी ब्लॉक पे की जाती है। इसमें हम देखते हैं कि कोई टारगेट ट्रिपल म्यूटेशन है कि नहीं, जैसे कि EGFR म्यूटेशन, अल्क म्यूटेशन, रॉस म्यूटेशन, मेट म्यूटेशन, बीराफ म्यूटेशन, मेट म्यूटेशन, हर्टू म्यूटेशन। तो अगर इस PDL1 टेस्टिंग करते हैं, अगर इसमें से कुछ भी म्यूटेशन रहे तो हम उसके खिलाफ टैबलेट यूज कर सकते हैं, और वो टैबलेट इसको बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी, और उससे लाइफ काफी बढ़ सकते हैं। समझो EGFR म्यूटेशन रहा, वो सबसे ज्यादा कॉमन है, यूजुअली नॉन स्मोकर्स में पाया जाता है और महिलाओं में सबसे ज्यादा प्रमाण रहता है। 33% ऑफ द लंग कैंसर पेशेंट में रहता है। स्मोकर्स में जैसे जिसका स्मोकिंग हैवी है वो म्यूटेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसके लिए टैबलेट्स आती है, उसमें भी जनरेशन ऑफ ड्रग्स है। फर्स्ट जनरेशन जेफिटिनिब, अर्लोटिनिब, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन ड्रग्स है, सेकेंड जनरेशन अफाटिनिब है, थर्ड जनरेशन ऑसिमर्टिनिब है। और ऐसे कभी ऐसे म्यूटेशन आते हैं ऑसिमर्टिनिब, मतलब जो मतलब म्यूटेशन जैसे कि T790M, तो उसमें एक ही ड्रग काम करता है ऑसिमर्टिनिब, वो ब्रेन में भी काफी अच्छा काम करता है। कमिंग टू अदर म्यूटेशन जैसे कि अल्क4 म्यूटेशन यूजुअली एडिनोकार्सिनोमा में 4% पेशेंट में पाया जाता है। और इसके खिलाफ भी हमारे पास काफी सारी ड्रग्स है अवेलेबल है, जैसे क्रिजोटिनिब, सेरिटिनिब, अलेक्टिनिब। और बेसिकली इनका काम है कि ये कीमो से काफी सुपीरियर है और ये बीमारी को काफी अच्छी तरह कंट्रोल कर सकती है। हेड टू हेड ट्रायल में आप देखेंगे कि अगर किसी को टारगेटेबल म्यूटेशन है तो कीमो बेस्ट ऑप्शन है या टारगेटेड थेरेपी बेस्ट ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से टारगेटेड थेरेपी बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज आप टारगेट को हिट करेंगे विच इज द कॉज ऑफ कैंसर, तो उससे लाइफ स्पैन काफी बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है और सर्वाइवल बढ़ता है। बहुत सारे फायदे होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा पॉजिटिव म्यूटेशन में क्रिजोटिनिब, एलेक्टिनिब और सेरिटिनिब काम करते हैं। आगे और भी दवाइयां हैं जैसे लोरलाटिनिब है, ब्रिगाटिनिब है, ये सब भी काम करते हैं। ये सब ब्रेन मेटास्टेसिस में भी काफी काम करते हैं। और आफ्टर फेलियर ऑफ क्रिजोटिनिब वी यूज सेकंड जनरेशन लाइक सेरिटिनिब। आफ्टर फेलियर ऑफ सेरिटिनिब वी यूज थर्ड जनरेशन अल्क इनहिबिटर्स लाइक एलेक्टिनिब। Okay, so then there are other mutations in adenocarcinoma of the lung called ROS1 जिसमें क्रिजोटिनिब काम करती है। दूसरे है HER2 म्यूटेशन जहां ट्रास्टुजुमैब काम करता है। और भी है म्यूटेशन BRAF म्यूटेशन जहां डेब्राफेनिब और वेमुराफेनिब ये सब ड्रग ऐड करते हैं। MEK म्यूटेशन है जहां ट्रामेटिनिब करके ड्रग है वो काम आता है।
मेट म्यूटेशन है, MET मेट म्यूटेशन, जिसमें कैबोजाटिनिब करके ड्रग है वो काम करता है और उससे सर्वाइवल काफी अच्छा रहता है। दूसरे और भी म्यूटेशन स्टडी कर किए गए हैं, जैसे कि एनटीआर के, अगर एनटीआर के म्यूटेशन है तो एनटीआर के इनहिबिटर्स काम करते हैं, जैसे लैरोटेक्टिनिब, तो वो सब ड्रग हम यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा यूजुअली दे आर, उसमें म्यूटेशंस कम ही रहते हैं एज कंपेयर टू एडिनोकार्सिनोमा, बट अगर म्यूटेशन रहे तो हम वो दवाइयाँ दे सकते हैं। तो कीमोथेरेपी शेड्यूल और रेजिमेंट रहते हैं, यूजुअली डिपेंड पेशेंट की कंडीशन कैसी है। कीमोथेरेपी यूजुअली 3 हफ्ते में भी दी जा सकती है, अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है तो हम हफ्ते हफ्ते में स्मॉल डोजेस भी दे सकते हैं। यूजुअली अभी की कीमोथेरेपी काफी एडवांस है, नौशिया, वॉमिटिंग और ये सब तो काफी कम ही होते हैं। थोड़े और साइड इफेक्ट हो ही सकते हैं, वीकनेस और सब, WBC काउंट कभी कभी कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से फीवर या आ सकता है, तो हम लोग WBC बढ़ने के इंजेक्शन और सब देते हैं, तो जिससे ये सब सिम्टम्स ना हो और पेशेंट की लाइफ बढ़े। और अभी इम्यूनोथेरेपी आने के बाद हम और एक टेस्टिंग करते हैं बायोप्सी सैंपल पे, जिसको बोलते हैं PDL1। अगर PDL1 मोर देन 50% है तो हम लोग, और पेशेंट स्टेज 4 डिजीज है, मेटास्टेटिक डिजीज है, तो हम लोग राइट फ्रॉम बिगिनिंग वी कैन यूज इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स। कॉमनली यूज ड्रग्स आर पेम्ब्रोलिजुमैब, एटेजोलिजुमैब, डुरवैलुमैब, ये सब हम यूज करते हैं। इससे लाइफ स्पैन काफी बढ़ती है और साइड कीमो रिलेटेड साइड इफेक्ट जैसे WBC कम होना, ये सब कम होना कम रहता है, लेकिन इसके अलग तरीके के साइड इफेक्ट रहते हैं। इसको बोलते हैं हम इम्यून मीडिएटेड साइड इफेक्ट, जिसमें यूजुअली इम्यून मीडिएटेड जैसे फटीग होता है, नौशिया, वॉमिटिंग, कभी कभी इम्यून मीडिएटेड GI साइड इफेक्ट जैसे डायरिया, इम्यून मीडिएटेड निमोनाइटिस होता है, इम्यून मीडिएटेड ब्लड शुगर्स बढ़ते हैं जिसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिसफंक्शन होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, कभी कभी CNS साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक GBS होता है, स्क्लेराइटिस होता है, तो ये सब थकावट आती है, तो ये सब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी के इम्यून मीडिएटेड साइड इफेक्ट है। इसलिए जिसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है या जिसको ऑटो इम्यून डिजीज है, तो फिर ये ड्रग बहुत सावधानी से यूज करने चाहिए, या बहुत डिफिकल्ट होगा ये ड्रग का गुड रिजल्ट मिलना और फुल डोजेज में देना। Next, squamous cell. So, drug regimen of choice for adenocarcinoma is usually pemetrexed with platinum-based doublet, either pemetrexed or cisplatin, pemetrexed or carboplatin. Then there are other second-line drugs like docetaxel, gemcitabine. And in squamous cell carcinoma, the treatment of regimen of choice is gemcitabine, cisplatin, followed by many other drugs like paclitaxel, docetaxel, vinorelbine, etoposide. ये सब हम यूज कर सकते हैं। जानिए कि लंग कैंसर के और क्या क्या, कोविड के चलते हुए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो कोविड के चलते हम लोग यही देखते हैं कि अगर पेशेंट एडवांस स्टेज डिजीज में आता है, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग है, और तो उसमें कोई एक्शनेबल म्यूटेशंस है जिसके खिलाफ हम टैबलेट दे सके, तो हम पहले तो मतलब वही कोशिश करेंगे कि पेशेंट की जनरल कंडीशन अगर ठीक नहीं है और कोई म्यूटेशन है तो टैबलेट देके लाइफ स्पैन बढ़ाए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर हम कीमो देंगे, लेकिन इन डोजेस विच पेशेंट्स कैन टॉलरेट, या हम एल्डरली पेशेंट है 70 इयर्स के अबव है तो हम लोग वीकली रेजिमेंट देते हैं, जैसे वीकली नैप पैक्लिटेक्सेल विद कार्बोप्लाटिन, जिससे मतलब साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और पेशेंट को टाइम भी मिलता है रिकवर होने के लिए। यूजुअली कैंसर कीमोथेरेपी के दौरान बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कीमोथेरेपी से हेयर लॉस हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, वीकनेस आ सकता है, हीमोग्लोबिन माइट फॉल, WBC प्लेटलेट कम हो सकते हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग लूज मोशन हो सकते हैं। तो कितने मतलब साइड इफेक्ट कीमो स्पेसिफिक रहते हैं, like कितनी कीमो हम डायबिटिक पेशेंट में नहीं देते जिसको नसों का डैमेज है, मतलब जैसे कि पैक्लिटेक्सेल ड्रग करके एक है, फिर डोसीटैक्सेल ड्रग है, वो काफी इफेक्टिव है, लेकिन उससे भी कभी कभी काफी सारी बार WBC कम हो सकते हैं, लूज मोशंस हो सकते हैं। तो हर एक कीमो के अपने अपने साइड इफेक्ट्स है। यूजुअली हम लोग कीमो देते हैं तो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगर कीमो देना है तो पोर्ट इंसर्शन करें। पोर्ट इंसर्शन करने से क्या होता है कि हाथ पैर की वेन्स चलती नहीं है, और इट बिकम्स अ वेरी इजी थिंग। तो
I think we have discussed enough about lung cancer. Basically, in one short word, lung cancer is a preventable disease. It is curable if diagnosed in the early stage. So prevent करने के लिए smoking we have to give up. और जो high risk population है उनका low dose CT scan low resolution CT scan करके हम लोग को try करनी चाहिए कि हम early stage पे काफी सारे lung cancer patient पकड़ ले ताकि उसे हम cure कर सके. धन्यवाद. Thank you.